समास सम उपसर्ग सम उपसर्ग आस धातु और घ्य प्रत्यय छत्र घ्य। अब है कि सम उपसर्ग आस धातु और घ्य प्रत्यय के योग से समास शब्द का निर्माण हुआ है। अब है कि सम उपसर्ग, जैसा कि हम कह चुके हैं, बता चुके हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। जब तक उपसर्ग धातु और प्रत्यय एक तीनों समझ नहीं पाइएगा तब तक समास को समझना बहुत कठिन है। उपसर्ग, उप माने समीप, सर्ग माने बंध जाना। किसी शब्द के पहले कोई शब्द अगर बंध जाता है और बंध कर एक नया सार्थक अर्थ का रचना कर देता है, निर्माण कर देता है, उसी को कहा जाता है उपसर्ग। जैसे मान का मान हुआ, इसका कुछ क्लियर हुआ। अगर वही हम लगा दिए इसके पहले उपशब्द तो हो गया उपमान। ठीक है, उसी प्रकार है कार, लेकिन इसके पहले अगर कार के पहले हम लगा दिए उप तो क्या हो गया आपका उपकार हो गया, उपजोड़ मान हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, ओके। तो उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगकर एक सार्थक शब्द का निर्माण कर देता है उसी को कहा जाता है उपसर्ग। ऐसे उपसर्गों की संख्या है वी, औ, सु, नी, प्रति, उप, वी, आ, ये सब उपसर्ग है। आ जोड़ काश आकाश, सम जोड़ सार संसार, उप जोड़ मान उपमान, प्रति जोड़ कार प्रतिकार, ये सब हुआ उपसर्ग। तो सम उपसर्ग हो गया। आस धातु, आस धातु क्या है भाई? धातु का सूत्र है भुआदयः धातवः, भुआदयः धातवः। इसको देखा जाए, धातु माने धारण करना, धा। जैसे धर्म शब्द बनता है मानसे या मस्तिष्के, यत धार्यति स धर्मम कथ्यते। जो सत्य बातों को अपने दिलो दिमाग में धारण करता है, ध्री धातु धारण करता है, उसे हम धर्म कहते हैं। तो यही है ध्री माने धातु माने धारण करना। भुआदयः धातवः, भू, गम, पट, दृश्य, चल आदि को धातु कहा जाता है। भू माने होता है होना। तो वर्तमान काल में बनाते हैं भू से होता है, भू माने होना, माने होता है। उसी का संस्कृत में लट लकार कर दिए तो भौती हो गया। होना माने हुआ, लंग लकार भूतकाल में हो गया हुआ, और भूतकाल का संस्कृत हो गया लंग लकार अभवत।
उसी प्रकार होगा, भविष्यत काल तो भविष्यति हो जाएगा, लीट लकार है ना। तो उसी प्रकार भूआदय धातव, भूगम या हिंदी के मूल क्रिया रूप को संस्कृत में धातु कहा जाता है। अब देखिए समास समझने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। अब मान लिया कि यहां पर हो गया, इसको क्रिया समझ लीजिए। अगर क्रिया का अगर मतलब हुआ पाढ़ा, तो पाढ़ा गांव में माने पढ़ा है, तो वर्तमान काल में हम क्या कर दिए, पढ़ता है, ठीक है। अब और पढ़ा का संस्कृत क्या हो गया, पठ, यही धातु हो गया, ठीक है। और यहां पर हो गया पठती, हो गया वर्तमान लट लकार में, तो हो गया भूआदय धातु। भू गम पठ दृश्य आदि को क्या कहा जाता है, धातु। तो ये हो गया आस धातु हो गया। अब है घ्या प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के बाद जो शब्द लगाए जाते हैं उससे सार्थक शब्द का निर्माण हो गया, वो हो गया प्रत्यय। अब यहां देख लो, पठ, ये तो धातु हो गया, क्रिया हो गया। अब हम कह दिए तुमुन प्रत्यय, तब कथी हो गया जी, पठितुम हो गया। उसी प्रकार है पठ जोड़ हम कह दिए तव्यत, तब कथी हो गया, पठितव्य हो गया। उसी प्रकार है बाल जोड़ जो टाप हो गया, कथी हो गया, बाला हो गया, ये स्त्री प्रत्यय हो गया। तो ये हो गया घ्या। एक तीन शब्द को समझाने के लिए इतना प्रक्रिया करना होता है समास में, तब जाकर समझ पाइएगा आप समास को वास्तविक। समास संधि हो गया कंट्रोल, तो कितना भी लंबा संस्कृत का वाक्य क्यों ना हो, श्लोक क्यों ना हो, आप खंडित खंडित करके उसका सार्थक अर्थ निकाल देते, कर दीजिएगा, सार्थक अर्थ निकाल दीजिएगा और संस्कृत समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो सम उपसर्ग आस धातु घ्य प्रत्यय के योग से समास शब्द का निर्माण हुआ है। सम माने समान रूप से, आस माने दो या दो से अधिक विभक्ति वाले पद को काट छांट कर एक पद में मिला देना समास है। समास को हम दो ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए, एक में देख लीजिए, संक्षेपेन इति समासः, संक्षेपेन इति समासः। अब देखिए यहां, अच्छा कारण प्रकरण वाला जो वीडियो आप लोग देखे हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, एक बार दो बार तीन बार चार बार देख लो, सीधा समझ में आ जाएगा। रटने विद्या से तो बढ़कर है कि दो तीन बार वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ है संक्षेपेन इति समासः, संक्षेप को ही समास कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, जैसे गंगा जलम, इसका हिंदी हो गया गंगा जल। अगर इसका विग्रह हम करेंगे गंगा याह जलम, ये हिंदी हो गया गंगा का जल, गंगा का जल। अब यहां देखिए, गंगा याह जलम संक्षेपेन इति समासः सूत्र से हम क्या करेंगे, गंगा याह में जो विसर्ग है, उस भले विभक्ति है, उसको हटा के गंगा याह अलग है और जलम अलग है। अब देखिए, गंगा अलग है, का विभक्ति अलग है, जल माने अलग है ना जी।
तो हम इसको संक्षेप में करेंगे, गंगा का जल बराबर है गंगा जल। पूरा विभक्ति हटा दिए और दोनों पद को एक पद में यहां सटा दिए, हो गया गंगा जलम। उसी प्रकार है लौह पुरुषः, लौह पुरुषः, इसलिए हम इसका हम कह देंगे लौहस्य पुरुषः, लौहस्य पुरुषः। अब हम इसका हिंदी कह देंगे लोहे का पुरुष। कैसा पुरुष है जी? लोहे का पुरुष। यहां का है, यहां विभक्ति है, ई हो गया प्रथम पद, आई हो गया द्वितीय पद, का विभक्ति को सफा चट करके लौह पुरुष में जोड़ दिए, एक के पद में हो गया लौह पुरुष हो गया। कोई क्लियर, कहीं दिक्कत? उसी प्रकार है उपकृष्णम, उपकृष्ण माने उपकृष्ण, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्णस्य समीपम। अब हम इसका कर देंगे कृष्ण के समीप। यहां समीप माने होता है उप, आई के हटा देंगे और उपकृष्ण यहां पर सेट कर दिए, कहीं दिक्कत? उसी प्रकार है चौराहा, चार राहों का समूह, चार अलग है, राहो अलग है, अका हो गया माने अलग। अब समास ऐसे मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला समास है अव्यय भाव, अव्यय भाव, अव्यय भाव, अव्यय भाव, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अव्यय भाव। या हिंदी संस्कृत आपका दोनों काम कर रहा है, ठीक है ना? और संस्कृत की परिभाषा है, संस्कृत की परीक्षा है तो संस्कृत उदाहरण, हिंदी की परिभाषा है तो हिंदी उदाहरण, इसलिए दोनों लेकर चल रहे हैं हम। अब यहाँ देखिए, इसका सूत्र है पूर्वपद प्रधानो अव्यय भाव, पूर्वपद प्रधानो अव्यय भाव, पूर्वपद प्रधानो अव्यय भाव। अब देखिए यहाँ पर, जिस समासिक पद का पूर्व माने पहला, पद माने पद की, प्रधानो माने प्रधानता हो, जिस समासिक पद का पहले वाला पद प्रधान हो, लेकिन कंडीशन शर्त कि वह पहले वाला पद अव्यय अथवा उपसर्ग दोनों में से कोई एक हो, उसे हम अव्यय भाव समास कहेंगे। यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब इसका हम कह देंगे संस्कृत विग्रह शक्तिम अनातिक्रम्य, अनातिक्रम्य। अब हम इसका कह देंगे शक्ति भर या शक्ति के अनुसार, कोई परिभाषा कर सकते हैं। अब हम कहें जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो, तो शक्ति के अनुसार, अव्यय की परिभाषा बताए थे, जिसका लिंग विभक्ति वचन के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, ज्यों का त्यों रह जाए। अकस्मात, इदानीम, मंदं मंदम, अधुना, संप्रति, यथा, ऊंचाई, नीचाई, मंदं मंदं, ये सब हुआ अव्यय, ठीक है। अब है प्रतिदिनम, इसका हिंदी हो जाएगा प्रतिदिन। अब हम इसका विग्रह करेंगे संस्कृत के दीनम, दीनम प्रति। अब हिंदी कर देंगे इसका प्रत्येक दिन, हो गया। और 2 दीर्घिकार दिन दे देंगे तो गरीब में चला जाएगा, ठीक है। दीनम, दीनम प्रति, तो यह क्या हुआ? प्रति हुआ पहला शब्द, दूसरा हुआ दीनम।
तो यह उपसर्ग है कि नहीं? तो ओके, क्लियर हो गया कि जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो, लेकिन शर्त कंडीशन है कि वह पहले वाला पद अव्यय अथवा उपसर्ग दोनों में से कोई अगर एक हो तो हम आंख मूंद के अव्यय भाव समास उसको मान लेंगे, कहीं सस्पिशन नहीं, कोई संशय नहीं, कोई भय नहीं। तो ये हो गया अव्यय भाव। समास पहचाने की अगर आ गया ट्रिक, अब निकल जाओगे। अब है दूसरा है तत्पुरुषा। तत्पुरुषा का है उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुषा, उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुषा। अब देखिए, जिस समासिक पद का उत्तर माने होता है दूसरा, पद माने पद की प्रधानो प्रधानता हो, जिस समासिक पद का दूसरा पद प्रधान हो या दूसरा पद की प्रधानता हो और पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण दोनों में से कोई एक हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे राजपुरुषा, इसका हिंदी हो गया राजपुरुष। अब हम इसका करेंगे विग्रह राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, और हिंदी करेंगे राजा का सिपाही। क्या करिए? राजा का जिस समासिक पद का, अब देखिए राज हुआ प्रथम पद और पुरुष हुआ दूसरा पद, तो किसकी प्रधानता हो गई? पुरुष की। और राज क्या हो गया? संज्ञा। हम कहते हैं ना, किसी व्यक्ति वस्तु नाम स्थान को हम संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार चोर भयम, चोर भयम, इसका हिंदी हो गया चोर भय, इसका संस्कृत हो जाएगा चौरात भयम। भयम चोर से भय, चोर से भय। कभी कभी पूछ देता है कि चौरात भयम कौन सी तत्पुरुष है? तो पंचमी तत्पुरुष, क्योंकि चोर से भय हो रहा है, अलगाव जुदाई का संकेत हो रहा है ना। तो चोर भयम, चौरात भयम, चोर से भय। तो क्या हुआ? भय हो गया दूसरा पद और चोर हो गया कथी? पहला पद। तो संज्ञा अब है माने विशिष्ट पुरुषा, तब पुरुष हो गया कथी? द्वितीय पद, और विशिष्ट विशेषण हो गया पुरुष की नीति कुशला। माने कुशल कैसा? तो नीति हो गया, ठीक है। कला प्रवीणा, कला में प्रवीण, ये सब तत्पुरुष में चल जाएगा। ओके, अब हम चलेंगे द्विगु। इसका सूत्र है संख्या पूर्व समाहार द्विगु है। अब देखिए, संख्या पूर्व, पहला माने पूर्व, संख्या समाहारो, जिस समासिक पद का पहला पद अगर संख्या का झुंड दर्शाता हो, समूह दर्शाता हो, तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। जैसे चौराहा, इसका कहेंगे चत्वारः पथानाम, पथानाम समाहारः। चार राहों का समूह। अब देखिए, इसका हम क्या कहे हैं? जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो, तो चौराहा माने कथी हो गया? चार, और राह हो गया दूसरा पद, तो कै राह का समूह?
चार राहों का समूह। उसी प्रकार है पंचवटी, पंचवटी। तो उसी प्रकार हम क्या कहेंगे, 5 वाटिकाओं का समूह। कै गो वाटिका का समूह, वाटिकों का समूह। अब इसका हम विग्रह करेंगे, पंचवाटिका नाम समाहार। तो क्या है, पंच माने होता है 5, ये हो गया पहला पद, और वटी माने उद्यान। उसी प्रकार है त्रिभुज, चतुर्भुज, खष्टभुज, द्विवर्णी, चरन्नी, पचरनी, अठन्नी, जो भी है खष्टभुज, ये सब आपका चल जाएगा द्विगु समास में। उभय पद प्रधान द्वंद्व, यहाँ पहले लिख देंगे द्वंद्व समास, द्वंद्व। इसका उभय, उभय पद प्रधानो द्वंद्व। उभय पद प्रधान द्वंद्व। उभय माने दोनों, उभय माने होता है दोनों, पद माने पद की प्रधानो प्रधानता हो। अब देखिए, जिस समासिक पद में दोनों खंड की प्रधानता हो, दोनों पद की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। जैसे अब यहां देखिए, राम कृष्णौ, अब इसका हो गया राम कृष्ण, ठीक है। अब इसका विग्रह कर देंगे, राम च कृष्ण च, कृष्ण च। यहां कर दिए राम और कृष्ण। अब देखिए, सबसे समास पहचाने का सबसे सटीक तरीका है, जौना के अगर बीच में अगर ही हो जाए, इसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, हाइफन। आइया ठेठ भाषा में घटाव का चिन्ह, जौना के बीच में अगर घटाव के चिन्ह अगर हो जाए, आंख मूंद के द्वंद्व समास कीजिएगा। या कभी कभी विग्रह वाला पद दे दिया जाता है, तो जौना के बीच में च और लास्ट में च हो, एकदम आंख मूंद के बिना सोचे समझे हुए द्वंद्व समास में टिक मार दीजिए। और हिंदी विग्रह में जौना के बीच में अगर और है, आंख मूंद के द्वंद्व समास, कोई सोचना समझना नहीं है, कोई दिमाग पर बर्डन नहीं रखना है, कोई भार नहीं, आंख मूंद के द्वंद्व समास। जैसे सुख दुख, लोटा डोरी, राम राम रावण, दाल भात, पति पत्नी, सुख दुख, है ना, ये सब आपका चल जाएगा द्वंद्व समास में, ठीक है। अब आपका है 5 में, आज 7 समास खत्म कर देंगे आपका। 5 में है कर्मधारय, ये थोड़ा सा टॉप है, लेकिन समझने में वो आसान है। अब देखिए, इसका 3 सूत्र होता है, समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष। जैसे कि मैं पहले ही बचा चुका हूं कि यह तत्पुरुष समास का एक अंग हुआ कर्मधारय है। अब देखिए, दूसरा है विशेषम विशेष बहुलम, विशेषणम विशेष बहुलम। तीसरा इसका सूत्र है उपमा उपमेय, उपमा उपमेयो सामान्य वचनय वचनय इति कर्मधारय। अब देख लिए यहां पर, कर्म जिस समासिक पद पे समान विभक्ति हो, सेम पद, गंगा का जल नहीं होगा, एवं खष्टी है, प्रथमा है, चोर भयम, चोर से भय नहीं होगा, एक में पंचमी है, एक में प्रथमा है, तो आखिर होगा क्या। जैसे
महादेवः। महादेवः इसका हिंदी हो जाएगा महादेव। अगर इसका विग्रह करेंगे महत देवः या महती चासौ देवः, अब इसका करेंगे महान देव। ठीक है। उसी प्रकार यहां करेंगे कृष्ण सर्पः। कृष्ण सर्पः इसका करेंगे कृष्ण सर्प। अब है कृष्ण चासौ सर्पः कर देंगे या कृष्ण असौ सर्पः कर देंगे। इसका कर देंगे काला सांप। एगो ये 3 गो पूछता है कर्मधारय में, 5-6 गो है। महात्मा है ना, महात्मा, महादेव, कृष्ण सर्प, घनश्याम, ये सब है। कई गो परीक्षा में आप देखे होगा, सीटेट, नेट, बेट, स्लेट, टेट सब में पूछ देता है। तो अब देखिए तीनों परिभाषा के अनुसार बता देंगे। समानाधिकरण, महादेव, महान देव, इसमें भी प्रथमा विभक्ति हो गया, इसमें भी हो गया। ठीक है, ओके। उसी प्रकार है काला सांप, काला अलग, सांप अलग। कहीं काले का चिन्ह बुझा रहा है, दोनों प्रथमा विभक्ति में है सेम। अब है, अब दूसरा है विशेषणम विशेष बहुलम। एक पद विशेषण हो, दूसरा विशेष हो। अब है क्या है, देव, कैसन देव भेलन, महान देव भेलन। तब देव की विशेषता कथी से हो गई, महान से। तो जिसकी विशेषता दी जाए वही विशेषण हो गया। अब मान लो कि लड़का, तो कैसा लड़का, बुद्धिमान लड़का। ठीक है। तो उसी प्रकार है यहां। अब है उपमा उपमेयो समान वचने इति कर्मधारय। जिस समासिक पद का एक पद उपमान हो तथा उपमेय हो। अब है महान देव, देव की उपमा किससे दी गई, महानता से। सांप, कैसा सांप है, तो काला सांप है। ओके, चलिए अब हम करेंगे बहुव्रीहि। अब इसका सूत्र क्या है, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। जिस समासिक पद का कोई भी खंड प्रधान न होकर, किसी पद की प्रधानता न होकर एक विशेष अर्थ प्रकट हो, अपने आप ऊपर से अर्थ टपक जाए, वही होगा बहुव्रीहि। जैसे लंबोदरः, लंबोदरः। अब इसका हिंदी हो जाएगा कथी, लंबोदर। अब यहीं करेंगे लंबः उदरः कथी, यस्य। अब ब्रैकेट में गणेशः। उसी प्रकार है चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यस्य विष्णु। अब मान लीजिए कि जिस समासिक पद का कोई भी खंड प्रधान न हो। अब है लंबा माने लंबा, उदरा माने पेट, तो लंबा पेट कथी समास हो गया, कुछ हो गया। वही कह दिए यस्य, जिसका, और गणेश जी अपने अर्थ टपक के आ गलन, तब बहुव्रीहि हो गया। चक्रपाणि, पानो माने हाथ में, चक्रम माने चक्र, हाथ में चक्र हो, यस्य जिसका, विष्णु, अर्थात बहुव्रीहि। उसी प्रकार पीतांबरः, पीतम वस्त्रम धारणम यस्य विष्णु।
जो पीला वस्त्र को धारण करता है अर्थात विष्णु। नीलकंठम, नीलम कंठम यस्य महादेव। खाली अगर कह देंगे नीलकंठ कवन समास तो कर्मधारय में भी कर सकते हैं इसको। कंठ कैसा है तो नीला, कंठ की विशेषता हो गई नीला से। तो कुछ कुछ ऐसा शब्द है कि बिगड़ा वाला भी दे देता है। यस्य कर दिए तो बहुब्रीहि में खींच दीजिएगा, और खाली नीलम कंठम दे देगा तो कर्मधारय में खींच दीजिएगा। ठीक है, ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि क्या करोगे। ठीक है, अब लास्ट में है आपका नए समास। इसका सूत्र है निषेधो नयः, निषेधो नयः चछ ज वाला यो। जिस समासिक पद का पहला पद निषेधात्मक हो, या जिस समासिक पद का पहला पद अ से प्रारंभ हो, अन से प्रारंभ हो, अब विग्रह करने पर शुरू में अगर न आता हो तो आंख मूंद के नए समास में चिन्ह मार देना है। जैसे अनाचारः, अनाचारः इसका हिंदी हो गया अनाचार। अब क्या है अनाचार माने नो आचार, नो आचार हिंदी कर देंगे कोई आचार व्यवहार नहीं, कोई व्यवहार नहीं। अब है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ इसका हम हिंदी कर देंगे अनभिज्ञ। अब इसका कर देंगे संस्कृत न भिज्ञ, माने कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। अब देखिए हम कहेंगे जिस समासिक पहला का पहला पद अन से प्रारंभ हो, अरे दूगो पद है ना, अन जोड़ आचार, अन पहला पद आचार दूसरा पद, उसी प्रकार अन पहला पद भिज्ञ दूसरा पद। जिस पद का पहला पद निषेधात्मक हो, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक, नकार कोई अर्थ नहीं, निषेधात्मक हो तथा विग्रह करने पर शुरू में अगर न आता हो तो आंख मूंद के हम कहेंगे नए समास। तो ये सूत्र सातों याद कर लीजिएगा। पूर्वपद प्रधानो अव्ययीभाव, उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, संख्या पुरुष समाहारो द्विगु, उभय पद प्रधानो द्वंद्व, अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि, निषेधो नया समानाधिकरणम तत्पुरुषम कर्मधारम, उपमा उपमेय समान वचने इति कर्मधार्य, और समान विशेष बहुलम इति कर्मधारम इति समास। समास चैप्टर खत्म कर दिया।